जी, तो सभी को नमस्कार। यहाँ पर जुड़े हुए सभी लोगों को साधुवाद। मैं आज एक बहुत ही सूक्ष्म विषय पे अपने कुछ विचार रखना चाहती हूँ और मैं अपना लगभग 2 दशकों का शिक्षिका होने का महाविद्यालय में मैं पढ़ाती हूँ अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल स्टूडेंट्स को। तो उस अनुभव को इसमें समाहित करना चाहूँगी और साथ ही मैं चाहूँगी कि मेरे से जुड़े जितने भी स्टूडेंट्स या कोई लर्नर्स जो हों, वो इसको एक लर्निंग प्रोसेस की तरह, एक आई ओपनर की तरह देखें, क्योंकि हर चीज या हर प्रेजेंटेशन जो होती है वो रोग नहीं होती, लेकिन वो इतने सूक्ष्म, इतने महीन, इतने छोटे कारणों से होती है कि उनमें परिवर्तन करके हम अपने जीवन को बहुत सरल और बहुत ही उसे कहते हैं ना, अपने आप को पहचानना और अपने आप के, अपने स्वयं के शरीर में होने वाले छोटे छोटे बदलावों को समझ लेना और अपने कुछ प्रकार के परहेज से या भोजन से उनमें एक स्वस्थ परिस्थिति उत्पन्न करना। तो जैसा कि मेरा विषय है नमक को लेके, तो नमक तो ऐसा है जो हर गरीब से गरीब आदमी भी खाता है और कोई भी स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन भी इसके बिना अधूरा होता है। अब नमक को लेके दो चीजें होती हैं, एक तो होती है आवश्यकता और एक होती है पसंद। तो हमारे शरीर को नमक की आवश्यकता कितनी है और हम कितना नमक अपने भोजन में खाना चाहते हैं, ये दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। ये ठीक उसी प्रकार से अलग अलग होती हैं जैसे कि हमारे लिए रुचिकर और हितकर भोजन होता है। रुचिकर का मतलब होता है जो हमें पसंद हो, लेकिन जो रुचिकर है वो हमें लाभ देगा इसका कोई जरूरी नहीं है। लेकिन जो हितकर भोजन है, भले ही वो हमें स्वादिष्ट लगे ना लगे, उसको खाने की हमें इच्छा हो ना हो, वो हमें लाभ निश्चित रूप से देगा। नमक भी एक सामान्य तौर पर जो एक परिवेश है या जो एक समझ है, वो जो टेबल सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड जिसको हम कहते हैं, उसको नमक समझा जाता है, वो नमक है। लेकिन नमक जो है वो इससे बहुत अधिक व्यापक एक ऐसा पदार्थ है जो शरीर की संरचना में है, जो शरीर के हर भोज्य पदार्थ में है, जो शरीर के स्वास्थ्य और रोग के संतुलन में है और जिसके परिवर्तन से हम शरीर को, संतुलन को बिगड़ने से बहुत जल्दी रोक सकते हैं। ये एक ऐसा पदार्थ है जो अपने परिवर्तन की अभिव्यक्ति करता है, मतलब कोई ना कोई लक्षण आएगा, कोई ना कोई तकलीफ आएगी और यदि हम उसको नहीं पहचानेंगे तो हमारा वो रोग का स्वरूप ले लेगा या परिस्थिति बिगड़ती जाएगी। उदाहरण के तौर पे पुराने जमाने में या पहले समय में जो माताएं होती थी, वो कहती थी कि जो गर्भिणी होती है, जो बच्चे को जन्म देने वाली होती है माँ, या जो तुरंत बच्चे को जन्म देती है, बच्चे को दूध पिलाने वाली जो माँ होती है, उसको बहुत अधिक नमक नहीं खाना चाहिए। इसी प्रकार से यदि वात का रोग हो, हड्डियों में दर्द हो, सूजन की तकलीफ हो, तो नमक की मात्रा भोजन में कम कर देनी चाहिए। लेकिन इसी के साथ यदि हमारी हड्डियों में दर्द होता है, मांसपेशियों में दर्द होता है, तो नमक के पानी से सेक करना, नमक की डली का चूरा करके उसका सूखा सेक भी किया जाता है। यहाँ तक कि दुनिया में प्रचलित बहुत सारी जो लेटेस्ट थेरेप्यूटिक टेक्निक्स हैं, जो कि नॉन इन्वेजिव, मतलब बिना दवाओं के प्रयोग के की जाती हैं, उसमें विकसित देशों में नेचुरोपैथी के कुछ ऐसे प्रयोग हैं जिसमें नमक को अत्यधिक प्रयोग किया गया और भारत में उपजे नेचुरोपैथिक सिस्टम, जो प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है, उसमें नमक का बहुत अधिक उपयोग होता है और वो एक अलग प्रकार का नमक होता है, उसे बोलते हैं एप्सम सॉल्ट। तो यदि आप नमक शब्द को सुन रहे हैं, तो मैं इसको अपनी सरलता से समझाने की कोशिश करूंगी, ये जानते हुए कि सुनने वाले सभी श्रेणी के हैं, चिकित्सक भी हैं और सामान्य जो नॉन चिकित्सक हैं, जो चिकित्सा व्यवसाय में नहीं जुड़े, ऐसे भी लोग हैं और कुछ छात्र भी हैं। तो सर्वप्रथम तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि भारत में आयुर्वेद के हिसाब से 6 प्रकार के रस होते हैं। इन 6 प्रकार के रसों का नाम है मधुर, लवण, कटु, तिक्त, कषाय और अम्ल। तो ये जो मधुर है ये मीठा है, जो अम्ल है वो खट्टा है, जो लवण है वो नमक है, जो कटु है वो कड़वा है, जो तिक्त है वो नीम जैसा स्वाद है और जो कषाय है वो कसैला है। इनमें से प्रत्येक, पुनः दोहराऊंगी,
भारत देश में आयुर्वेद के हिसाब से रस की जो व्याख्या की गई है उसमें मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय 6 प्रकार के रस हैं। और यदि इसको एक बहुत सरल भाषा में समझाऊं तो ये वो स्वाद है जो हमें हमारी जीभ पे महसूस होता है। मतलब लवण को समझने वाली हमारी जीभ है, और हमारी जीभ क्या है? पैपिले, छोटे छोटे बहुत सेंसिटिव स्ट्रक्चर से बनी हुई एक आकृति, जिसमें एक तरल हमारी लार में घुल जाता है वो पदार्थ, और उस स्वाद की हमें अनुभूति देता है। एक विशेष बात आपको बताती हूँ, सारी आयुष चिकित्सा पद्धतियों में, आयुष अर्थात आयुर्वेद, योग नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, सोआ रिगपा व होम्योपैथी, ये 6 आयुष चिकित्सा पद्धतियां हैं। और इन 6 आयुष चिकित्सा पद्धतियों में उपचार के लिए किसी भी रस की अधिकता वाले पदार्थों का प्रयोग किया जाता है ताकि वो शरीर के विकार को मिटाए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आपको सामान्य उदाहरण देती हूँ। त्वचा के रोग, फोड़े, फुंसी, घाव आप सबने सुने हैं। घाव में पीलापन आना, घाव में चिपचिपा पदार्थ दिखाई देना, उसमें हल्का दर्द होना और दर्द में टीस होना, ये हम सब ने कभी ना कभी अनुभव किया है। इसकी श्रेष्ठ दवा होती है तिक्त, नीम। नीम की निबोरी को खोलिए, फोड़िए, उसके अंदर देखिए वो एक चिपचिपा पदार्थ है, पीले रंग का है, और उसमें एक अलग महक होती है, कड़वाहट की महक होती है, और ये उसका उपचार है। मतलब तिक्त रस से, नीम जैसे कड़वे रस से हम उस स्थिति को उपचारित कर सकते हैं। ये सिद्धांत सभी आयुष चिकित्सा पद्धतियों का है। अब मैं आपको बताती हूँ, जो लवण होते हैं या जो सॉल्ट्स होते हैं, इनका जो स्वभाव होता है, उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी, जो मैंने आपको 6 रस बताए हैं, ये जिस सीक्वेंस में मैंने आपको बताए हैं उस सीक्वेंस में ये बल देते हैं। सबसे अधिक बल देता है मधुर, मीठा, उसके बाद अम्ल यानी खट्टा, उसके बाद लवण, फिर कटु, फिर तिक्त और फिर कषाय। तो बल देने की सीक्वेंस अधिक से न्यूनतम है, लेकिन जो रोग मिटाने की, रोग उपचार करने की सीक्वेंस है वो उल्टी है लगभग। तो जो लवण होता है या नमक होता है, वो हमारे शरीर में कफ और पित्त को बढ़ाता है। तो जिन लोगों को बहुत अधिक कफ बनने की शिकायत हो, जिनको एसिडिटी, बार बार खट्टी डकारे आना, पेट फूलने की समस्या होना, पेट में हमेशा बदहजमी की शिकायत होना, पीछे कंधों में जो ये वाली हड्डी होती है, स्कैपुला बोलते हैं, इसके नीचे दर्द की स्थिति उत्पन्न होना, नाभि के ऊपर वाले हिस्से में जो हमारी बीच की हड्डी के नीचे वाला हिस्सा होता है, उसमें अचानक तेज दर्द की अनुभूति होना, इतनी जलन होना कि कुछ ठंडे पिए बिना या खाए बिना आराम न मिले, ऐसी स्थिति में आपको अपने भोजन में से लवण को कम कर देना चाहिए। अब यदि हम इसको केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र की दृष्टि से देखें, तो लवण जो है वो इलेक्ट्रोलाइट्स देता है, सॉल्ट्स देता है, और सॉल्ट्स जो होते हैं वो पीएच को डिस्टर्ब करते हैं, और पेट का पीएच या पित्त 2 होता है, बहुत कम होता है, और लवण उसको बढ़ाते हैं। तो मतलब पूरी बात ये हुई कि लवण उसको असंतुलित करते हैं, और जो स्पष्ट भारतीय शास्त्रों में लिखा है कि लवण कफ और पित्त को बढ़ाते हैं, यह पूरी तरह से एक वैज्ञानिक तथ्य है। अब आप इसको ऐसे रिलेट कीजिए कि आपको पित्त का विकार होता है, तो आपके घर में आपको कोई कुछ मीठा खाने को देता है, दूध और पानी को बराबर मिला के उसमें शक्कर या शहद डाल के उसको पीजिए, बेल का शरबत पीजिए, खस का शरबत पीजिए। ये सब क्या है? ये उपचार है लवण को कम करने का, यानी कफ और पित्त को कम करने का। तो बढ़े हुए को, तो यदि लवण अधिक लेंगे, नमक अधिक लेंगे, तो कफ और पित्त बढ़ेंगे, लेकिन वात घटता है। तो लवण का प्रयोग सूजन में, घुटनों की फूलने में, दर्द में, ऐठन में, बाहर से भी प्रयोग होता है और अंदर से भी प्रयोग होता है। और इसके अतिरिक्त इसमें जल यानी पानी को अलग अलग तापमान में प्रयोग किया जाता है। सिकाई से हम सब परिचित हैं। सिकाई कई प्रकार से होती है, सीधे पानी में लवण घोल के, जिस भी प्रकार का घोलना है उसमें पाँव को या उस हिस्से को सेका जाता है, या किसी थैली या बैग में उसको करके उसकी हीट को डिस्पेंस किया जाता है, या सूखे नमक की सिकाई भी होती है। तो बहुत प्रकार से सिकाई की जाती है। इसमें कितने तापमान पे रखना है, उसका प्रभाव क्या है, यह आप किसी भी प्राकृतिक चिकित्सा के विशेषज्ञ से पूछ सकते हैं। वैसे भारतीय व्याख्या के अनुसार लवण भी 5 प्रकार के होते हैं: सैंधव, सौवर्चला,
विद, समुद्र और औबिधा। मैं इसका नाम बहुत अच्छे से नहीं बोल पाती हूँ, लेकिन ये 5 प्रकार के लवण होते हैं और इनमें सबसे श्रेष्ठ लवण होता है जो हिमालय में पाया जाता है, गुलाबी रंग का नमक। आजकल बहुत सारी कंपनीज बना रही हैं, लगभग 100 रुपए किलो उसकी कीमत है। और सामान्य जो सफेद वाला नमक है, जिसमें बहुत अधिक मात्रा सोडियम की होती है, ये सफेद नमक दुश्मन है, ये जहर है। और ये जो गुलाबी नमक है, ये अमृत है। पूरे परिवार के लिए प्रयोग करेंगे तो महीने में 150 रुपए महीने का खर्च आएगा ज्यादा से ज्यादा। लेकिन ये गुलाबी, टाटा कंपनी, प्यूरो कंपनी, बहुत सारी कंपनीज बना रही है, पतंजलि भी बना रही है। इसमें सफेदी नहीं होती, ये गुलाबी होता है, इसको हिमालयन सॉल्ट कहते हैं। और ये सैंधव गुणों में पूरी तरह से परिपूर्ण है। ये खाए जाने वाला सबसे श्रेष्ठ लवण है। वैसे तो जिस आम सफेद नमक को हम जानते हैं वो सोडियम सॉल्ट है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। और हमारे शरीर को सोडियम भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी मांसपेशियों की सामान्य क्रिया के लिए, हमारे हृदय के काम करने के लिए, हमारे शरीर में फ्लूइड्स, रक्त आदि के बैलेंस के लिए, हमारी किडनी, गुर्दों के लिए, पसीना और यूरिन बनने की प्रोसेस के लिए सोडियम का संतुलन बहुत आवश्यक है। और सोडियम हमें बहुत कम नेचुरल पदार्थों से मिलता है, प्राकृतिक पदार्थों से बहुत कम मिलता है। तो हमें अधिकतर इसको नमक के रूप में ही लेना होता है। लेकिन एक और नमक है, एक और लवण है, पोटेशियम, जो सेंधा नमक में होता है, जो सैंधव होता है, जो थोड़ा शांत होता है, जो सोडियम से लगभग उल्टा काम करता है। उल्टा तो नहीं कहूंगी, उसको संतुलित करता है। वो बढ़े तो उसे घटाता है और घटे तो बढ़ाता है, मूलतः उसे संतुलित रखता है। ये हमें बहुत सारी सब्जियों में, फलों में, समुद्र से प्राप्त होने वाली चीजों में मिलता है, और यहाँ तक कि डेयरी प्रोडक्ट्स में भी मिलता है। अब हमारे शरीर से ये सोडियम और पोटेशियम दोनों ही बाहर जाने के रास्ते सिर्फ दो हैं, एक यूरिन और दूसरा स्वेट या पसीना। तो यदि आपको अपने शरीर में संतुलन रखना है लवण का, नमक का, तो बहुत काम कीजिए, शारीरिक शारीरिक व्यायाम कीजिए, शारीरिक श्रम कीजिए, और उससे आपका पसीना निकलेगा। और ये नेचुरल एक्सक्रीशन हम लोग भूल चुके हैं। एयर कंडीशन में रहते हैं, एंटीपर्स्पिरेंट्स यूज करते हैं, डिओड्रेंट्स यूज करते हैं, पूरे टाइम हवादार कमरों में बैठते हैं, हम पसीना पैदा करना भूल गए हैं। ये हमारी बहुत बड़ी एक समस्या बन के उभर रहा है और आगे आने वाले समय में रोग का बहुत बड़ा कारण होगा। तो आप अपना शारीरिक श्रम भी कीजिए और शरीर के वजन और उम्र के अनुपात में पानी की पर्याप्त मात्रा लीजिए, ताकि ये पानी के साथ घुल के आपके शरीर के अत्यधिक लवण जो है वो बाहर निकल जाए। और ऐसा करने पर आपको हल्कापन का एहसास भी होगा और आपके शरीर की सामान्य क्रियाएं भी बाधित नहीं होंगी। मूल काम जो लवण के होते हैं उसमें, जैसा मैंने बताया, मांसपेशियों और इंद्रियों, नर्व्स और मसल्स की क्रियाओं को सामान्य रखना, शरीर में पानी और अन्य लिक्विड्स जो है, द्रव्य जो है, उनकी मात्रा सही रखना और उनकी क्रिया सही रखना। सबसे महत्वपूर्ण है रक्त, ब्लड, और रक्त की मात्रा को भी सही रखना। अब मैं आगे बढ़ते हुए आपको ये बताती हूँ कि मूलतः ये लवण होते कितने प्रकार के हैं। तो ये जो लवण है प्रकृति में अकेले नहीं पाए जाते हैं, ये सॉल्ट्स के रूप में पाए जाते हैं, मतलब कॉम्बिनेशन में, एक स्टेबल रूप में। तो इसमें एक एसिडिक कंपोनेंट होता है और एक बेसिक कंपोनेंट होता है, जो दोनों जुड़ के एक लवण बनाते हैं। 13 ऐसे मिनरल्स हैं जिनमें लवण के गुण होते हैं, जो संपूर्ण या आंशिक रूप से शरीर में संतुलन पैदा करते हैं। हम सब ने उनका नाम कभी ना कभी सुना है। और यदि आप परिपूर्ण भारतीय भोजन खाते हैं तो उसमें इनकी मात्रा बहुत अच्छी होती है। अब परिपूर्ण भारतीय भोजन मतलब मौसम और उपलब्धता के अनुसार संतुलित भोजन, संतुलित आहार, जिसमें पूरी भूख का 1/4 हिस्सा खाली छोड़ना है, 1/4 हिस्सा कच्ची चीजों का होना चाहिए। तो कच्ची चीजों में क्या क्या आती हैं? सारे फल और सलाद से बनी सब्जियां, अंकुरित आहार, छिलके वाले। पका हुआ हिस्सा हमारे भोजन का आधा होना चाहिए, वो भी संतुलित होना चाहिए। उसमें 7 कंपोनेंट्स होने चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स, जो मूलतः हम अनाज से लेते हैं, प्रोटीन्स, जो मूलतः हम दालों से लेते हैं, फैट्स, जो हमें घी से और सरसों के तेल से लेना चाहिए, मिनरल्स मतलब खनिज, जिनके मैं नाम आपको बताऊंगी, जो सॉल्ट्स बनाते हैं, विटामिन्स, जिनके बारे में आप सब जानते हैं, रफेज मतलब रेशा, ये वो हिस्सा है जो शरीर में उपयोग नहीं होता, लेकिन झावे की तरह बर्तन की सफाई करने का काम करता है हमारे शरीर के अंदर को, और वाटर या जल।
हमारे हर भोजन में तरल पदार्थ की मात्रा अच्छी होनी चाहिए। लगभग हमारे भोजन का 25% या 20% तरल होना चाहिए। अब मैं आपको सॉल्ट्स या मिनरल्स के नाम बताती हूँ। कैल्शियम आप सब जानते हैं। कैल्शियम हम सब जानते हैं, बच्चों को दूध पीने के ऊपर एम्फेसिस हम क्यों करते हैं? क्योंकि ये एक निश्चित सोर्स है जिससे कैल्शियम मिलेगा। बाकी हरी पत्तेदार सब्जियों में, पत्ता गोभी में बहुत अधिक कैल्शियम होता है, फलों में सीताफल में बहुत अधिक कैल्शियम होता है, और हमारे सारे अनाज के छिलके में जो उसकी भूसी होती है, आटे की छानन होती है, उसमें कैल्शियम बहुत अधिक होता है। हमारे देश में बहुत सारी अलग अलग प्रकार की चीजों का आटा खाया जाता है। गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी, कूटू, राजगिरह, सिंघाड़ा। तो इसमें कुछ फल हैं और कुछ अनाज हैं। इन सब के आटों में हमें कैल्शियम मिलता है, और ये कार्बोहाइड्रेट के साथ मिला हुआ जुड़ा कैल्शियम हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होता है। बच्चों की शारीरिक बनावट के लिए, बच्चों की हड्डियों के विकास के लिए कैल्शियम सॉल्ट्स बहुत ही उपयोगी होते हैं। ये 5 प्रकार के सॉल्ट्स होते हैं, मैं इतनी डिटेल में नहीं बताऊंगी, लेकिन लगभग सभी मिनरल्स, सारे खनिज 5 प्रकार के सॉल्ट्स बनाते हैं। होम्योपैथी में तो बायोकेमिक साइंस पूरी एक है, जिसमें टिश्यू सॉल्ट्स हैं जो अलग अलग कॉम्बिनेशन में शरीर को संतुलित एवं स्वस्थ रखते हैं। हमारे अन्य खनिज हैं फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, सल्फर, क्लोराइड, आयन, आयोडीन, फ्लोराइड, जिंक, कॉपर, सेलेनियम, क्रोमियम, कोबाल्ट। ये नाम मैंने सिर्फ इसलिए बताए कि आपके कानों में ये सिर्फ शब्दों के रूप में जाएं। बाकी यदि आप भारत में उपलब्ध साग सब्जी खाते हैं, आप हफ्ते में कम से कम 3 दिन कोई भी साग खाइए। आप चौलाई खाइए लाल भाजी के रूप में, हरी खाइए, आप पालक खाइए, बॉम्ब है मिनरल्स विटामिन का। जब मेथी आती है मेथी खाइए। उसके अतिरिक्त चने की भाजी खाइए। जो साग आपके आसपास उपलब्ध है, सरसों का, जिस मौसम में जो मिलता है खाइए। जब कुछ नहीं मिलता है तो धनिया भी पर्याप्त रूप में बहुत सारे खनिज देता है, और ये सभी खनिजों में ये मिनरल्स सॉल्ट्स के रूप में, लवण के रूप में होते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जो सोडियम क्लोराइड, जिसको कि हम रोगों के साथ बहुत जोड़ते हैं, और वर्तमान में जितने शोध हुए हैं दुनिया भर में, वो बताते हैं कि ये जो सफेद नमक, टेबल सॉल्ट जिसे हम कहते हैं, वो बहुत बड़ा कारक है बीमारियों का। और शायद आपने सुना होगा कि अपनी किचन से, अपने रसोई घर से 3 सफेद हटा दीजिए, सफेद शक्कर, सफेद नमक और सफेद आटा, तो आप बहुत स्वस्थ हो जाएंगे। पर ये हमारी शरीर की गतिविधियों के लिए भी बहुत आवश्यक है। ये हमारे शरीर का 4% बॉडी वेट बनाता है। हमारे शरीर में लगभग 200 ग्राम, यदि शरीर का वजन 50 किलो है, तो उसमें लगभग 200 ग्राम सोडियम क्लोराइड नाम का सॉल्ट है। और ये कोई आश्चर्य की बात नहीं। और ये कॉन्सेंट्रेशन कितना है आप जानते हैं? जो खारा पानी समुंदर का होता है, जो हम पी नहीं सकते, यदि हमने खारा पानी पिया तो हमारा शरीर पूरी तरह से असंतुलित हो जाएगा। तो उस खारे पानी के समान सोडियम क्लोराइड हमारे शरीर के अंदर प्राप्त है, व्याप्त है, और शरीर की सामान्य क्रियाओं को वो संचालित कर रहा है। तो आप समझ लीजिए कि जो भी भोजन हम ले रहे हैं, उसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा इससे कम होनी चाहिए। आपने सुना होगा कि जो अरब देश हैं, खाड़ी देश, बहुत अमीर हैं, लेकिन वो पूरी तरह से समुद्र से घिरे हुए हैं। और समुद्र से घिरे हुए होने की वजह से उनके पास सादा जल नहीं है जैसा हमारे पास है, फ्रेश वाटर नहीं है। तो वो डीसलाइनेशन प्लांट्स लगाते हैं। जल में से खारापन हटाने के प्लांट्स बहुत महंगे होते हैं। आपको याद होगा कि महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह किया था। आखिर नमक सत्याग्रह ही क्यों किया, शक्कर सत्याग्रह क्यों नहीं कर लिया? क्योंकि नमक वो चीज है जो हर गरीब से गरीब इंसान भी ले सकता है, और जिसके बिना शरीर के स्वास्थ्य की कल्पना ही नहीं है। वो शरीर का एक ऐसा अभिन्न अंग है जो बाकी सारी चीजों को संतुलित रहने में मदद करता है। अब आपको याद होगा कि बच्चों को उल्टी दस्त हो जाते हैं बार बार, अगर वो लेटरिन जाते हैं या वॉमिटिंग करते हैं, या कोई भी ऐसी चीज, बहुत अधिक पसीना आता है, झटके देके कई बार बच्चे बेहोश हो जाते हैं। ऐसा स्पोर्ट्स खेलते हुए, जब क्रिकेट का मैच बच्चे खेल रहे हो या फील्ड में हो, तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे एकदम से हाथ पैरों में झटके आते हैं और हाथ पैर ऐंठ जाते हैं और वो गिर जाते हैं। तो ये जो परिस्थिति है,
ये शरीर में सोडियम और पोटेशियम के असंतुलन की वजह से होती है। मूलतः सोडियम अधिक हो जाता है या पोटेशियम कम हो जाता है, उसकी वजह से होती है। ऐसे में तुरंत पोटेशियम की दवा उनको दी जाती है, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम एक दूसरे को संतुलित करते हैं और इन पे विश्व के हजारों लाखों शोध हुए हैं। ये सिद्ध किया है, मेरे पास अभी ये पूरा लिटरेचर है, ये रिव्यू है जिसमें सॉल्ट इन हेल्थ एंड डिजीज, ये एक डेलिकेट बैलेंस है, ये इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में पब्लिश्ड है और उसमें दुनिया में आज तक कितनी स्टडीज हुई हैं उनके बारे में बताया गया है। तो जब भी किसी भी बच्चे को ऐसा कुछ होता है या कोई असंतुलन होता है, बच्चा बार बार उल्टी दस्त करता है, दांत आने पे किसी को भी ये तकलीफ होती है, आप में से किसी को भी हो जाए, तो सबसे पहले नमक शक्कर का घोल पीने के लिए कहा जाता है। तो मूलतः आपके सॉल्ट्स और इलेक्ट्रोलाइट्स को वो रिप्लेस कर रहे हैं, क्योंकि ये सॉल्ट और इलेक्ट्रोलाइट बॉडी में जाते ही शरीर में पानी रुकने लगता है, और जब पानी रुकने लगता है तो शरीर अपनी सामान्य क्रिया पे आने लगता है, और सामान्य क्रिया में रिपेयर होने लगता है और व्यक्ति जल्दी स्वस्थ हो जाता है। गंभीर परिस्थिति होने पर अस्पताल में भर्ती करते हैं तो भी ड्रिप लगाते हैं, बॉटल लग गई, क्या होता है बॉटल में? NaCl होता है। NaCl होता है या डेक्स्ट्रोसलाइन होता है, जिसमें शक्कर भी होती है, नमक भी होता है, रिंगर लैक्टेट होता है। इनमें से कुछ भी होता है, उसका काम सिर्फ और सिर्फ संतुलन को पुनः स्थापित करना है, एक डिस्टरबेंस को सामान्य लाना है। हमारे देश के गांव-गांव में हमारी सरकारें सदियों से ये नमक शक्कर का घोल ORS प्रदान कर रही है, जिसको तुरंत घोल के पिलाने से मृत्यु दर में बहुत कंट्रोल आया है। छोटे बच्चों की मृत्यु, माँ का दूध पीने वाले बच्चों की मृत्यु बहुत कम हुई है। यदि माँ बच्चे को दूध पिला रही है तो माँ को भी इसका सेवन करना चाहिए। तो ये इतना सरल और सुलभ है, और यदि ये आपके घर में सब नहीं है ORS, आप बाजार से लाने में समय लग रहा है, तो आप तुरंत अपने घर में उपलब्ध शक्कर को 300 मिलीलीटर पानी में 1 चम्मच शक्कर और ऐसे 3 उंगलियों की चुटकी से लेने वाला 2 चुटकी नमक डाल लीजिए, उसको घोल लीजिए और एक एक चम्मच देते रहिए। इससे आप लवण का संतुलन, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रिज्यूम कर सकते हैं। और इससे आप एक बात मान लीजिए, बॉडी में कोई भी इनटेक जो होता है, तुरंत भी वॉमिटिंग, लूज मोशन, उल्टी दस्त हो जाए तो भी शरीर कम से कम 15 से 20% उसको रिटेन करता है शरीर में। आपको लगेगा कि खाते ही सब निकल जाता है, इसके शरीर में कुछ रुक नहीं रहा, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। उसके शरीर में रुकता है, 15 से 20% निश्चित रूप से रुकता है, भले वो आपको दिखे नहीं। आपको अस्पताल ले जाने का ब्रीदिंग पीरियड मिल जाता है। उस व्यक्ति में, यदि बच्चे में या किसी में भी कभी भी ऐसी परिस्थिति में यूरिनेशन कम हो जाए, पेशाब आना कम हो जाए, तो ये एक अलार्मिंग साइन है। कभी घर पे प्रयोग मत कीजिए, तुरंत ORS देते देते उसको अस्पताल में ले जाइए। पेशाब कम होने का अर्थ होता है कि अब उसका सॉल्ट इम्बैलेंस इतना ज्यादा हो गया है कि उसकी बॉडी ने यूरिन के माध्यम से पानी को बाहर फेंकना रोक दिया। तो ये कुछ मोटी मोटी जानकारियां हैं जो मैं आप सबके बीच में रखना चाहती हूँ, और आप सभी को ये बताना चाहूंगी कि हमारे देश में इतनी अधिक उपलब्धता है। मेरा कुछ देशों में जाना हुआ, यूरोप, अमेरिका, मिडिल ईस्ट में, मैंने देखा कि उनके स्टोर्स में हमारे जितने ना तो फल हैं, न सब्जियां हैं, और न ही इतने प्रकार के अनाज हैं। तो वहां पर जो एक आर्टिफिशियल फूड या सप्लीमेंटेशन का कल्चर है, ऊपर से लेना लेते रहने का कल्चर है, वो वाजिब है। लेकिन भारत भूमि पे तो इतना कुछ पैदा हो रहा है, और हमारे देश की खास बात यह है कि जो सबसे सस्ती चीज होती है उसमें भी पोषण की कमी नहीं है। पिछले दिनों में बाजार में बाजरा 12 रुपए किलो, 10 रुपए किलो बिका है, इतनी बाजरा की उत्पत्ति हो गई। क्या आप जानते हैं कि बाजरा कितना बड़ा रिसोर्स है, जिसको कि साल के 7 महीने खाया जाता है, जा सकता है सिर्फ और सिर्फ मार्च से लेके जून में उसको नहीं खाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इस समय बाजरा एक हाई हीट फूड है, उसको खाने से अधिक ऊर्जा, गर्मी पैदा होती है शरीर में। तो ये सारी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे। अब मैं आपको कुछ रोगों के बारे में बताती हूँ जो हम सबके मन में आम धारणाएं हैं। मूल बात यह है कि विश्व में हुई बहुत सारी स्टडीज में ये पता चला है कि जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है, जो आज का जीवन है, जिसमें शारीरिक श्रम कम है, पैक्ड फूड या बाहरी भोजन अधिक है, और जिसमें संतुलित आहार की मात्रा कम हो गई है, इसमें हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स बहुत अधिक होते हैं। और लगभग सभी हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स में नमक कम करने पर ब्लड प्रेशर में कंट्रोल मिलता है। आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, नमक अधिक खाने से उनका ब्लड प्रेशर हुआ है ये जरूरी नहीं है, लेकिन नमक कम करने पर उनके ब्लड प्रेशर में कंट्रोल हुआ है।
नमक कम करने पर उनके शरीर में जो सूजन हो रही थी, किडनी फंक्शन इफेक्ट हो रहा था, उसमें इंप्रूवमेंट हुआ है। तो ये माना जा रहा है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनमें जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशंस भी है, पारिवारिक भी फैक्टर्स हैं। ये हम सबको पता है कि हमारे माता पिता, भाई बहनों में, नाना नानी, दादा दादी में, परिवार में किसी को यदि नमक के असंतुलन से या बीपी की तकलीफ से आगे चल के आज के युग में सबसे बड़ी बीमारी या मृत्यु का कारण आप जानते हैं क्या है? हार्ट डिजीजेस और रीनल डिजीजेस। ये व्यक्ति को इतना बीमार करती हैं कि वो व्यक्ति न सिर्फ पलंग पे लेट जाते हैं, वो अपने जीवन की सारी जमा पूंजी बर्बाद कर देते हैं, बाहरी माध्यम से उनका रक्त शोधन होता है, उनके शरीर के वेस्ट निकलते हैं, वो मृत्यु से बदतर जीवन जीते हैं। लेकिन क्या हम सब ये जानते हैं कि इन बीमारियों में पहुंचने में हमारा कितना बड़ा सहयोग है? पैकेट बंद चीजों में अधिक नमक का प्रयोग किया जाता है क्योंकि नमक एक प्रिजर्वेटिव है। अब आपको सरल उदाहरण बताती हूँ। सलाद काटिए और नमक डाल दीजिए, कोई भी चीज पानी छोड़ देगी, तो क्या मतलब होता है? नमक में उस सब्सटेंस को, उस चीज को ड्राई करने की, सुखाने की एबिलिटी है। यदि नमक और शक्कर दोनों डलते हैं तो ड्राई नहीं होता फिर वो उतना, तो उसमें शक्कर जो है अपने गाढ़ेपन में उस छूटे हुए पानी को एक चाशनी जैसा गोल बना लेती है, सुरक्षा कवच दे देती है। इसलिए मुरब्बा हमेशा बहुत अधिक लाभकारी होता है बजाय नमक अकेले में बने हुए अचार के। तो जो मुरब्बा होता है महंगा होता है, मुरब्बे की श्रेणी ऊंची होती है। मुरब्बे में किसी भी फल सब्जी का बनाएंगे, उसमें छेद करके पहले चूना भरते हैं, उसको कैल्शियम से इम्प्रेग्नेट करते हैं। कितना वैज्ञानिक है ये। कैल्शियम सॉल्ट उसमें बढ़ाते हो, पूरा कैल्शियम को पी लेता है, चूने में डालते जाते हैं, एक पानी 2-3 दिन रखते हैं, फिर हटाते हैं, फिर दूसरा पानी, कैल्शियम एब्जॉर्ब होता जाता है। और आमतौर पे जिन चीजों का मुरब्बा बनता है उनमें विटामिन सी होता है। हाई विटामिन सी वाले फूड्स की एफिनिटी होती है, वो और अधिक कैल्शियम सोखते हैं। जब ये पूरा 5-6 बार इस तरह से बहुत अधिक मात्रा में कैल्शियम को सोख लेता है, उसके बाद इसको शक्कर में डाला जाता है और थोड़ा सा इसमें नमक भी डालते हैं कई लोग। तो उसका कारण क्या है कि इसको नमक की वजह से जो अंदर पानी अधिक है वो छूटे, लेकिन शक्कर की चाशनी बनके वो वापस एब्जॉर्ब हो, पूरे के पूरे उसके न्यूट्रिएंट्स प्रिजर्व हो। तो आप अगर इसको समझेंगे, ये बहुत बड़ा विज्ञान है किस प्रकार से। अब आज के समय में तो सारी चीजें 12 महीने मिलती हैं, फल मिल जाते हैं, सब्जी मिल जाती है, पोषण आहार मिल जाता है। पहले ऐसा नहीं था, साल में 1 महीने के लिए कोई फल आया करते थे, तो उनको मुरब्बे के रूप में प्रिजर्व किया जाता था और उनको साल भर उपलब्धता कराई जाती थी। इसका विज्ञान समझिए। और जब इस विज्ञान के करीब आते जाएंगे तो स्वयं आप रोग से दूर, सकारात्मकता के करीब, और किस प्रकार से अपनी पीढ़ियों को, अपने परिवार को इसमें प्रशिक्षित करना है, इसमें आप एम्पावर होते चले जाएंगे प्रतिदिन। और मैं आपको एक बात निश्चित रूप से कह सकती हूँ कि जो बात और आदत हम बच्चों से कहते हैं उसका प्रभाव उन पे जरूर पड़ता है। तो आप ये कीजिए, आप अपने घर की टेबल पे आंवला रखिए, हफ्ते में 1 दिन आपके यहाँ का बच्चा खाएगा, उसमें लवण होना चाहिए, उसमें जो भी पदार्थ है, क्योंकि आंवला एकमात्र विटामिन सी का ऐसा सोर्स है जो न पकाने से, न सुखाने से, किसी चीज से विटामिन सी का कंटेंट कम नहीं होता। ये ईश्वर की बनाई इकलौती ऐसी संरचना है। हमारे घाट घाट पे 30 रुपए किलो आंवला मिलता है, और लवण मिनरल्स में इतना रिच है, खनिजों में। और घरों में पेड़ लगाओ, कोई मेंटेनेंस नहीं चाहिए, ऑक्सीजन देने वाला पेड़ है 50% से अधिक, और बहुत फल देता है। कुछ विश्व में शोध हुए हैं जिनसे मैं आपको कुछ 2-4 पॉइंट्स जो मेरे मन में थे मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती थी। कुछ शोध में ये बताया गया है कि सिर्फ अधिक सोडियम या सफेद नमक खाने से ही लवण का असंतुलन नहीं होता, अपितु पोटेशियम और कैल्शियम को कम लेने पर भी शरीर में सोडियम का असंतुलन होता है, और इससे ब्लड प्रेशर के संबंधित रोगों का प्रेजेंटेशन होता है। ये कारक नहीं भी हुए तो ये समर्थन करते हैं। ऑलरेडी उसकी बॉडी में कोई इम्बैलेंसेस थे, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स थे, स्ट्रेस था, जेनेटिक फैक्टर्स थे, हो सकता है कुछ ड्रग्स पे डिपेंडेंट हो, तो बीपी उसका बढ़ रहा था, लेकिन इन फैक्टर्स की वजह से वो और शूट करे। तो ये समझना है, ठीक है बीपी बढ़ने लगा, कोई बात नहीं, थोड़ा बढ़ने लगा, उसको उतने पे ही रोक के या उसको वापस लाना ही हमारा प्रयत्न है, यही उपचार है। लेकिन यदि वो निरंतर बढ़ता जा रहा है तो मल्टी फैक्टोरल हो गया है वो। तो वो मल्टी फैक्टोरल एनालिसिस हमें करना है, और उसमें ये पाया गया कि भोजन में दूसरी चीजों का भी असंतुलन है। मैं उदाहरण देती हूँ, माहवारी बंद होने की स्थिति में जो स्त्रियां होती हैं उनको कैल्शियम की आवश्यकता शरीर में बढ़ जाती है, क्योंकि उनकी जो ओवरीज है वो काम करना बंद कर देती है या धीरे धीरे कम कर देती है। ऐसी परिस्थिति में शरीर कैल्शियम सोखता नहीं है और शरीर में हड्डियां कमजोर होने लगती हैं।
तो कैल्शियम की डिमांड बढ़ गई। अब कैल्शियम की डिमांड बढ़ गई तो इसकी पूर्ति कैसे करें? दूध तो उपयोगी होता नहीं अधिक उम्र में, तो छाछ लेना चाहिए, जीरे का प्रयोग बढ़ा देना चाहिए, मोटे दल के अनाज लेना चाहिए, छिलके वाला जौ, छिलके वाला गेहूं और छिलके वाली दालों का प्रयोग करना चाहिए। ये धीरे धीरे जिस भी चीज में आपको छिलका दिखे, आप चने का प्रयोग कीजिए छिलके सहित, आप कैल्शियम का बहुत अधिक प्रयोग कर पाएंगे। और जो भी भोजन बनाए उसकी तासीर को थोड़ा समझिए, अपने शरीर पर उसका प्रभाव समझिए। कड़ी खाने से किसी के हाथ पैरों में सूजन आती है पर दूसरों के में नहीं आती, ऐसी क्या बात हो गई? क्योंकि कढ़ी में कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो उस शरीर की संरचना में एक सॉल्ट इम्बैलेंस पैदा करते हैं, एक लवणीय असंतुलन पैदा करते हैं। और ये एक ऐसा विज्ञान है जिसमें पूरे विश्व में आयुष चिकित्सा पद्धतियों जैसा पारंगत कोई नहीं है। मैं एक होम्योपैथिक चिकित्सक हूं, मैं आपको बता सकती हूँ, मेरे पास कैलकेरिया फॉस है, कैल्शियम फॉस्फोरस, कैलकेरिया सल्फ है, कैलकेरिया फ्लोर है, और मेरे पास काली कॉस्टिकम ग्रुप का काली फॉस है, काली सल्फ है, काली फ्लोर है, मेरे पास साइलिशिया है। मेरे पास ऐसी ऐसी दवाएं हैं जिनसे ये सूक्ष्म संतुलन को मैं पुनः स्थापित कर सकती हूँ। अभी कोविड बीमारी में बहुत मरीजों को देखने का मौका मिला, और जब देखा कि अस्पताल में रहे बहुत गंभीर रहे लोग जान बचा के आए हैं, हमें आभारी होना चाहिए उन चिकित्सकों का जिन्होंने अपनी जान पे खेल के इनकी जान बचाई। पर उस उपचार से उनको बहुत नुकसान हुए, उनकी खांसी नहीं खत्म हुई, उनके मांसपेशियों के दर्द नहीं खत्म हुए, उनका पाचन तंत्र नॉर्मल नहीं हुआ, उनका व्यवहार विचार, उनकी नींद सामान्य नहीं हुई। हमने इन सॉल्ट से मैनेज किया, और एक दो को नहीं, और नहीं तो 150-200 मरीजों को हमने ये सुझाव दिए। तो ये सूक्ष्म संतुलन हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई एक सेल है, एक कोशिका है, और उस कोशिका का संतुलन जरूरी है शरीर के स्वास्थ्य के लिए, और उस कोशिका के संतुलन के लिए लवण का संतुलन जरूरी है। एक और स्टडी है जो ये बताती है कि अगर हम अपने शरीर में, अपने भोजन में संतुलन की आदत डालें तो इस प्रकार के रोग होना, ब्लड प्रेशर और ये सारे रोग होना बहुत कम हो जाते हैं। एक और स्टडी बताती है कि यदि हमारे शरीर में बैलेंस डाइट जाती है, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट बैलेंस्ड होते हैं, तो हमारे शरीर की प्रकृति होने पर भी हमें ब्लड प्रेशर बढ़ने की बीमारी नहीं होती। दूसरी एक चीज बताती है कि ऐसा नहीं है कि सोडियम सिर्फ क्लोराइड के साथ ही है जो सफेद नमक आता है, वो ऐसी बहुत सारी चीजों के साथ आता है जिसमें वो कंबाइन होकर हमारे शरीर में आता है। और आपने सुना होगा कि आजकल सोडियम की जांच बहुत कॉमनली की जाती है, और यदि बुजुर्ग लोग बहुत चिड़चिड़ाते हैं तो उनके सोडियम की जांच करते हैं और कहते हैं इनका सोडियम असंतुलन हो रहा है इसलिए व्यवहार इनका बदल रहा है। किसी भी उम्र में हो सकता है, बड़े उम्र में ज्यादा देखा जा रहा है। बेसिकली बात यह है कि न्यूरोमस्कुलर जो सेंसोरियम है, जो इंद्रियां हैं, वो प्रभावित हो रही है। तो सेंसोरियम प्रभावित होगा तो व्यवहार तो बदलेगा, ये ऐसी बात है। अब जेनेटिकली सॉल्ट सेंसिटिविटी बहुत हाई होती है। ऐसा जरूरी नहीं कि जिन लोगों को बीमारी हुई या बीपी हाई रहने लगा वो बहुत असंतुलित भोजन खाते थे, नहीं, उनमें अनुवांशिक रूप से ये क्रोमोसोम्स से अपने पेरेंट्स से बीमारी मिली, तो उनको ध्यान और अधिक रखना पड़ेगा। और एक आपको बहुत ही रोचक बात बताती हूँ, भोपाल एम्स में एक स्टडी चल रही है जिसमें सॉल्ट को, नमक खाने की आदत को एडिक्शन के तौर पे वो मान रहे हैं। मैंने शुरू में कहा था कि नीड और प्रेफरेंस, आवश्यकता और पसंद के बीच में सोडियम कहीं झूलता है। तो यही तो हर तरह की व्यसन में है, चाहे वो सिगरेट हो, चाहे शराब हो, चाहे गुटखा हो। क्या हमें उसकी आवश्यकता है, या कितनी हमें उसकी आवश्यकता है या नहीं है, और कितना हम प्रयोग कर रहे हैं। तो ऐसी एक स्टडी एम्स भोपाल में चल रही है और मैं उसके संपर्क में हूँ, और ये एक अच्छी स्टडी के रूप में निकल के आएगी, ये भी मैं आपको निश्चित बताती हूँ। अब एक अन्य स्टडी है, वो बताती है कि यदि गर्भवती स्त्री किसी भी वजह से नमक को बढ़ाती या घटाती है, मतलब पहले जो उसकी आदतें थी उससे यदि गर्भावस्था में वो नमक के लेने को बढ़ाती है या घटाती है, तो उसके बच्चे में भी, उसके बच्चे की किडनीज पे भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। यदि जैसा वो पहले करती थी अभी भी वो करती है तो ठीक है, लेकिन यदि गर्भस्थ शरीर उसका या तो नमक अधिक मांग रहा है या नमक उसे बर्दाश्त नहीं है, तो ये दोनों ही परिस्थितियां इंडिकेट करती है कि उसके शरीर में कुछ ना कुछ इम्बैलेंस है। और ऐसे में होम्योपैथी, आयुर्वेद, यही चिकित्सा पद्धतियां उसको संतुलित कर सकती है। आपने सुना होगा कि गर्भस्थ स्त्री है वो चूना खाती है, मिट्टी खाती है, दीवार खुजाल के खाती है, ये बहुत सारी चीजें आपने सुनी होगी। ये सब लवण का असंतुलन इंडिकेट करते हैं।
एक स्टडी ये बताती है कि विश्व में जो निग्रोइड्स हैं, जो अफ्रीकन्स हैं, उनमें हाई ब्लड प्रेशर की स्थिति बहुत अधिक है बनस्बत बाकी लोगों के। लेकिन ये सब स्टडीज कितनी इफेक्टिव है, लेकिन ये स्टडीज है तो कुछ तो है। अब मैं आपको एक बहुत ही गजब की बात बताती हूँ। मैंने लिखा था प्रतिदिन हमारी आवश्यकता जो है नमक की लगभग 1 चम्मच है, वयस्क की एक लेवल टी स्पून, जो कि लगभग 2300 मिलीग्राम होता है, और 14 साल से अधिक के बच्चों में भी उतनी ही आवश्यकता होती है। उससे छोटे बच्चों में आधा चम्मच है कुल। यदि हम इसको प्रतिदिन सिर्फ 3 ग्राम कम करते हैं, टोटल रिक्वायरमेंट 23 ग्राम और 15 ग्राम से यदि हम सिर्फ 3 ग्राम कम करते हैं उम्र बढ़ने के साथ, तो 50% कमी आती है किन चीजों में? हृदय की नई बीमारियों में, हृदयाघात में, अचानक होने वाली जो जिसे मायोकार्डियल इंफार्क्शन कहते हैं, एकदम ब्लड सप्लाई रुक जाता है और उससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, सीरियस हो सकता है, और मृत्यु दर में कार्डियक कॉजेस से। तो अपने भोजन में पहले तो सामान्य आवश्यकता से अधिक मत लीजिए, और यदि लेते हैं, मैंने इसका एक सरल उपाय बनाया है कि मैं एक कटोरी में पूरे दिन मेरे घर में जो बनेगा उसमें कितना नमक लगेगा वो निकाल के कटोरी में रखती, उसका वजन करती, और अपने घर जो खाना बनाने वाली महिला है उसको मैंने बता रखा है कि इतना नमक इतने दिन चलना चाहिए। तो इस तरह से एक मोटा मोटा कैलकुलेशन हो जाता है। तो ये अगर हम कम कर देते हैं 3%, तो हम बहुत बड़ी संख्या में हृदयाघात और हृदय से संबंधित रोगों को बचा सकते हैं। अब एक कुछ बहुत ही मजेदार बातें हैं, जैसे अगर आपके शरीर में बहुत लंबे समय तक आपने अधिक नमक खाया, आप कहीं गए, पार्टी थी, आप छुट्टियां मनाने गए, अच्छा ज्यादा खाया, लेकिन वापस आके आप अपनी सामान्य क्रिया पे आ गए, सामान्य हल्का भोजन, दिन का भोजन भारी, रात का हल्का, शारीरिक व्यायाम, मानसिक व्यायाम, जल ग्रहण, सब कुछ पे आ गए, तो कुछ नहीं होगा। लेकिन यदि लंबे समय तक आपने नमक की अधिकता अपने भोजन में रखी, तो आपके ऑर्गन्स डैमेज हो जाएंगे, आपके शरीर के अंदर के महत्वपूर्ण जीवन रक्षक ऑर्गन्स, लिवर, किडनीज, हार्ट, ब्रेन, इनके ऊपर बहुत ही इररिपेयरेबल विपरीत असर पड़ेगा, मतलब जिसको कभी सुधारा नहीं जा सकता। इसलिए यदि आप कभी खाते भी हैं तो प्लीज अपने आप को वापस लाइए, हफ्ते में एक दिन उपवास कीजिए। उपवास करने का अर्थ भूखे रहना कतई नहीं है, अपनी गट को धोना है, और उस दिन सेंधा नमक खाइए, उस दिन सोडियम क्लोराइड मत खाइए, पोटेशियम क्लोराइड खाइए। तो ये एक बहुत ही सरल तरीका है, महीने में 4 से 6 दिन सिर्फ पोटेशियम क्लोराइड खाइए। अब हम लोग इतना कुछ बाजार का खाते हैं कि यदि हम प्रतिदिन भी पोटेशियम क्लोराइड खाएंगे, पिंक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, सी सॉल्ट, सेंधव, तो हम बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि हमें सोडियम मिल ही रहा है। हम सब बाहर का बहुत कुछ खा रहे हैं। अब ये कहते हैं कि पूरे विश्व में जितना विकसित हिस्सा है और जितने सो कॉल्ड विकसित लोग हैं, उनमें एंड स्टेज कार्डियक डिजीजेस और रीनल डिजीजेस सबसे अधिक पाई जाती हैं, क्योंकि वो नमक के असंतुलन से अपने आप को नहीं रोक पा रहे हैं। ये जितने भी फूड पॉइंट्स विश्व में फेमस हैं, ये सब हाई सॉल्ट इंटेक पे बनाते हैं। इनके अगर रेफ्रिजरेटर्स आप खोल के देखेंगे और उसके अंदर जो मटेरियल यूज हो रहा है उसमें सॉल्ट कंटेंट पढ़िए, आप चौंक जाएंगे। इसलिए अगर आपको अपने जीवन को संतुलित रखना है, स्वास्थ्य को कायम रखना है, रोगों को आने से पहले रोकना है, आने के बाद तो सब उपचार करेंगे, जो नहीं करेंगे वो इस केस में बहुत बड़ी बड़ी गंभीर समस्याओं को फेस करेंगे। और भी कुछ हो सकता है। आजकल तो साइलेंट हार्ट अटैक्स ऐसे लोगों में जो बहुत अच्छा व्यायाम कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसे 1 से 2% केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं जिसमें सडन साइलेंट कार्डियक अरेस्ट होता है, अचानक हृदय गति रुकती है और व्यक्ति खत्म हो जाता है, और उनमें कोई ऐसी फाइंडिंग नहीं आ रही। लेकिन जो 98 लोग हैं वो अपनी सेहत को, अपने शरीर को सुरक्षित कर सकते हैं। मैं सौंदर्य की दृष्टि से भी एक बात बताती हूँ, ऐसा बताने से बहुत सारे लोग तुरंत संतुलन में आ जाएंगे। बहुत अधिक नमक खाने वालों की खाल पे झुर्रियां जल्दी पड़ती हैं और रंग बिरंगे दाग आते हैं, बाल पतले होते चले जाते हैं और झड़ते हैं, और जो खोपड़ी में पाए जाने वाले हेयर फॉलिकल्स हैं, हेयर ग्लैंड्स हैं, वो संकुचित होते हैं। तो यदि नमक अधिक प्रयोग करेंगे तो वृद्ध जल्दी होंगे, और यदि कम नमक प्रयोग करेंगे या प्राकृतिक चीजों में जो नमक उपलब्ध है उसको प्रयोग में लाएंगे, तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आप शतायु होंगे, और शतायु होने के साथ साथ
आप अपनी सारी सामान्य क्रियाएं स्वयं निष्पादित कर पाएंगे। मेरा आज का यही उद्देश्य था। आप लोगों ने धैर्यपूर्वक मुझे सुना। मैं आपकी आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने बहुत अच्छा विषय रखा है और सामान्य सी भाषा में सबको समझ में आए ऐसी भाषा में आपने जो है अपना वक्तव्य दिया है। अब मैं अशोक जी, भाई साहब जुड़ने वाले थे, शायद जुड़ नहीं पाए हैं। नहीं नहीं, वो नहीं जुड़ पाएंगे, वो रास्ते में है, प्रवास में। तो हाँ प्रश्नोत्तर ठीक ले है, लीजिए, कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं। ठीक ठीक है, ठीक। तो जूही जी दीदी का जो वक्तव्य रहा उसके बाद में हमारे मन में कोई ऐसे प्रश्न होंगे या कुछ और समाधान चाहिए तो हम पूछ सकते हैं। जिसको भी पूछना हो अपना माइक अनम्यूट करके और अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। वीर जी, आपके पास कोई प्रश्न आए हैं क्या? ये